शुरू कर दीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। मेरा नाम दिलीप कुमार है और हम आपको संख्या पद्धति के बारे में थोड़ा बेसिक चीज़ आपको बताएंगे। और ये संख्या पद्धति आपको पता है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे आपका यूपी टेट हो गया, एसआई हो गया, या फिर यूपी पुलिस के लिए हो गया, उसके लिए आप ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, थोड़ा सा परिचय बता दे रहे हैं, उसके बाद आगे थोड़ा पढ़ा जाएगा। चलिए, तो संख्या पद्धति, इसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। संख्याओं का खेल होता है इसमें। जैसे संख्या कहते किसे हैं, पहले ये देखिए, कितनी वस्तुएं हैं का बोध कराए वो संख्या कहलाती है। कितनी वस्तुएं हैं जिसका बोध कराए वो संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए कुछ व्यक्ति हैं, जैसे कुछ व्यक्ति खड़े हैं, तो ये जो व्यक्ति हैं, ये इनकी संख्या कितनी है, कितनी संख्या है, 4 है ना। ये इनकी संख्या दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ये कितनी संख्या में है, 4 संख्या में है। कितनी संख्या में है, 4 संख्या में है। और इनका प्रतीक क्या है, इनका प्रतीक क्या है, 4। ये कितनी संख्या में है, 4 संख्या में। कितनी संख्या में, 4 संख्या में। और इस संख्या को दर्शाने के लिए जो ये चिन्ह बनाया जाता है, इसी को कहते हैं प्रतीक। ठीक, तो संख्या को दर्शाने के लिए चिन्हों की आवश्यकता होती है। और कितनी संख्या में है, 1 2 3 4, ये 4 संख्या में। इनका प्रतीक क्या है, 4 है। चलिए, उसके बाद संख्याएं कुल कितनी होती हैं, कुल अंक, कुल 10 संख्याओं से मिलके, 10 अंकों से मिलके सभी संख्याएं बनती हैं। सभी संख्याएं बनती हैं। वो अंक कौन कौन से हैं? जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 और 0। ये 10 अंकों से मिलके ही सारी संख्याएं आपकी बनती हैं। तो इन्हीं संख्याओं के बारे में हम आज थोड़ा सा पढ़ेंगे। जैसे इसमें होती है क्या कि कुछ प्राकृतिक होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं, और परमेय अपरमेय इस तरह की संख्या होती हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्या। हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में। वे संख्याएं जो गिनती से शुरू होती हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो गिनती की संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। गिनती की संख्या कहने का मतलब यह है कि जो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से डॉट डॉट करके अनंत तक जाती है। अनंत तक जाने का मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी, हम कह नहीं सकते कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी। अब क्यों कह नहीं सकते? वो इसलिए नहीं कह सकते कि अगर हम किसी संख्या में कोई संख्या हम बता दें कि सबसे बड़ी संख्या ये है, तो उसमें अगर हम एक ऐड कर देते हैं तो उससे भी बड़ी हो सकती है। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। चलिए, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या अगर बोल दे कि हमको 1 से लेके 100 तक अब इनको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। यदि हम 1 से लेके 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ दें तो इनका योग कितना होगा, ये हम आपको बता रहे हैं कि इनके योग करने के लिए होता है n+1/2। ये आपका फार्मूला बनता है, योग का फार्मूला बनता है। जैसे देख लीजिए, n क्या है यहाँ पे, n जो है आपका 100, और ये हो जाएगा 100+1/2। ठीक, इस तरह से। तो 100 × 100 1/2, तो काट देंगे इसको, 50 बार में कट गया। अब सीधे गुणा कर देंगे, ये आपका 50-50 इतना योग हो जाएगा। ये आपका आंसर। ये हो गया आपकी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हो गई। प्राकृतिक संख्या गिनती वाली संख्या होती है। इसमें ये नहीं कह सकते कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है,
चाहे प्राकृतिक संख्या चाहे कोई भी संख्या हो, सबसे बड़ी संख्या हम नहीं बता सकते कौन सी संख्या है। ठीक, अब हम प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या का मतलब ये होता है कि जो गिनती की संख्या होती है वो क्रमवारी होती है, इसमें हमेशा एक ही का अंतर रहेगा। जैसे 1 + 2 + 3 + डॉट 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 100 तक सभी संख्याओं का योग। आपका योग का फार्मूला ये होता है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होगा n+1/2। हम इस तरह बता दिए कि इसका योग क्या होगा, आपका 50-50 हो जाएगा, ये आपका योग हो जाएगा। चलिए, ये हो गया आपकी प्राकृतिक संख्या। अब आते हैं पूर्ण संख्या। क्या आते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या? इसमें गिनती की संख्या से पहले आ जाता है शून्य। तो शून्य से जो शुरू होती है वो हमारी क्या होती है? पूर्ण संख्या। ये भी अनंत होती है ना। पूर्ण संख्या में बस अंतर इतना है कि शून्य को हम इसमें समाहित कर लेते हैं, शून्य से शुरू कर देते हैं, ये हो जाती है आपकी पूर्ण संख्या। चलिए, अब पूर्ण संख्याओं का योग क्या होता है? पूर्ण संख्याओं का योग होता है, ये पूर्ण संख्या हो गई आपकी। चलिए, तो अब आते हैं परमीय संख्या, सम संख्या। कौन सी? सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या क्या होती है? ऐसी आप सभी लोग जानते हैं जैसा कि सम संख्या क्या होती है। सम संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ना अंक, ना दशमलव में, ना किसी शेष के रूप में कुछ शेष नहीं बचता है। जैसे क्या होती है सम संख्या? 2, 4, 6, 8 इस तरह से बढ़ते बढ़ते अनंत तक ये जाती है। अब ये शेष का क्या मतलब बताया है कि कुछ दशमलव में नहीं भी बचे, इसका क्या मतलब है? जैसे देखेंगे ये सम संख्या कैसे हो सकती है, ये सम संख्या कैसे होगी। जैसे देखिए 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 4 है, 4 में भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 6 है, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये इस तरह से, इसलिए ये क्या है? ये सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सम संख्या। चलिए, अब आते हैं, इसके बाद आता है आपका विषम संख्या। क्या आता है? विषम संख्या। विषम संख्या। चलिए, विषम संख्या। अब इसके अलावा जो संख्या शेष बच जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? विषम संख्या। जैसे ऐसी संख्याएं जो 2 से भी पूरी विभाजित ना हो, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित ना हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह करते करते ये अनंत तक जाती हैं। तो विषम संख्याएं भी कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं बता सकता। विषम संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये कोई नहीं बता सकता। तो चलिए, ये विषम संख्या हो गई। विषम संख्या में भी 2 का अंतर होता है, सम संख्या में भी 2 का अंतर होता है। चलिए, परमीय संख्या पढ़ते हैं। इसके बाद आती है परमीय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये क्या होती है? परिमेय संख्या आप कह सकते हैं गिनती की सभी संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है, या प्राकृतिक संख्याएं सभी परिमेय संख्या हो सकती है, या सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे परिमेय संख्या में क्या आ सकता है? शून्य भी एक परिमेय संख्या है। जैसे शून्य जो है, ये शून्य क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक, यही देखेंगे जो पाई है, पाई ये पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या है? पाई जो है परिमेय संख्या नहीं है।
ठीक, परमेय संख्या हो कैसे सकते हैं, जैसे जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सके, किसके रूप में, p/q के रूप में व्यक्त कर सके, वे संख्या क्या कहलाती हैं, परमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए, जैसे हो गया आपका 2 हो गया 2/3, 4/5, 7/8, या फिर 1 हो गया, या फिर 5 हो गया, इन सब, ये सब क्या है, परमेय संख्याएं हैं आपकी। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका क्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परमेय संख्या। ठीक, उसके बाद आते हैं अपरिमेय संख्या, चलिए अपरिमेय संख्या कौन होती है, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में ना लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में न लिख सकें, और जो q होता है इसका मान 0 नहीं होता, q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, जो हर होता है वो 0 के बराबर नहीं होता, या 0 नहीं होना चाहिए। तो जैसे इसमें अपरिमेय संख्या कौन कौन सी आ गई, अपरिमेय संख्या में आता है पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, या √5 हो गया, ये डॉट डॉट अनंत, इस तरह से अपरिमेय संख्याएं आती हैं। ऐसी अपरिमेय संख्या जिनका हम वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकाल सकते, जबकि अगर हम दशमलव मान देखें तो इसका वर्गमूल तो निकल सकता है, इसका वर्गमूल आपका हो जाएगा 1.414, इसका वर्गमूल हो जाएगा 1.732, इस तरह से निकलता जाएगा। लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, ये पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसके जो पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकल सकते, इसलिए इसको परिमेय संख्या की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। चलिए उसके बाद आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में आप देखेंगे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और 11 हो गई, 13 हो गई, फिर 17 हो गया, फिर 19, इस तरह से डॉट डॉट अनंत संख्याएं हो सकती हैं। इसमें भी ये नहीं कह सकते कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, इसमें भी ये नहीं कह सकते सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कोई हो सकती है, नहीं, उसमें भी अगर हम 1 2 3 कुछ जोड़ देंगे तो उससे भी बड़ी अभाज्य संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। ठीक, अब ये स्वयं और एक के अलावा का कहने का क्या मतलब था कि जो संख्या 1 से डिवाइड हो जाए, 1 से डिवाइड हो जाए और फिर स्वयं से ही डिवाइड हो, किससे, स्वयं से ही डिवाइड हो, अन्य किसी संख्या से ना डिवाइड हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो अगर आपसे यदि एग्जाम में पूछ दे, आपके पेपर में, आपके एग्जाम में आ जाए कि 1 से लेके 100 तक कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या हैं, तो 1 से लेके आपको कुल टोटल 25 संख्या है, कितनी, 25 अभाज्य संख्या है, कितनी है, 25 अभाज्य संख्या है। वहीं अगर 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक कितनी संख्या है, 15, कितनी संख्या है, 15 अभाज्य संख्या है।
अगर वही कह दे 50 से लेके 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 100 तक। 50 से लेके 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? तो 10 संख्या। यही टोटल मिलके 1 से लेके 100 तक कितनी बनती हैं? 25 बनती हैं। कुल कितनी बनती हैं? 25। तो ये आपको याद रखने योग्य चीजें हैं। 1 से 100 तक 25 और 1 से 50 तक 15 और 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।